हेलो एवरीवन, दिस इज अबू स्नेही और आज हम 29 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस एनालिसिस में हम देखते हैं कि कैसे हम न्यूज़ को हमारी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। ग्रैप 4 कर्ब्स टू कंटिन्यू इन दिल्ली एनसीआर टिल सेकेंड। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। एक्चुअली जो दिल्ली एनसीआर का जो पूरा रीजन है वहाँ पे ओवरऑल एयर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कभी वो कम हो रही है, कभी वो बढ़ रही है। तो ओवरऑल जो कंडीशन है वो अनप्रिडिक्टेबल सी हो गई है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे दिन पिछले बीते हैं जहाँ पर जो एयर क्वालिटी है ओवरऑल वो अच्छी नहीं थी। एंड दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ग्रैप 4 स्टैंडर्ड्स हैं, मेजर्स हैं, उनको चालू रखा जाए। सो ये ग्रैप 4 क्या है और इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। इन चीज़ों पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं एंड मेंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो होता क्या है कि दिल्ली के अंदर जब भी एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना, जो एयर क्वालिटी जितनी ख़राब है उसके अकॉर्डिंग वो मेजर्स लेगी। तो इसीलिए एक बॉडी बना रखी है जिसको बोला जाता है CAQM। CAQM का जो फुल फॉर्म है वो है सेंटर फॉर एयर क्वालिटी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। तो जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ये बनाया गया है ताकि एयर क्वालिटी जब दिल्ली में ख़राब हो तब ये जो गवर्नमेंट की बॉडी है ये कुछ ना कुछ एक्शन ले सके। ठीक है। एंड इसको बनाया कैसे गया, 2021 में एक एक्ट पास करा गया था। उसके बाद इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया था। इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी मानी जाएगी क्योंकि ये किसी एक एक्ट से या एक लॉ से बनी है। अब CAQM बन तो गई, अब वो क्या करेगी? अब वो देखेगी कि दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी की हालत क्या है। ठीक है, दिल्ली की एयर क्वालिटी हालत क्या है। अगर 201 से ऊपर दिल्ली की एयर क्वालिटी की हालत है, या मतलब ओवरऑल जो पार्टिकुलेट मैटर है दिल्ली के अंदर वो 201 से ज़्यादा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। सो ओवरऑल क्या माना जाता है, माना यही जाता है कि यहाँ से अब CAQM कुछ ना कुछ एक्शन लेना चालू कर देगी क्योंकि जितना बड़ा नंबर उतनी खराब ओवरऑल एयर क्वालिटी। तो CAQM यहाँ पे कुछ ना कुछ मेजर्स लेगी। तो अब इसमें क्या होता है, CAQM मेजर्स लेती है 4 स्टेजेस में। अगर एयर क्वालिटी पुअर है तो वो स्टेज 1 वाले मेजर्स लेगी जिसमें वो थोड़ी सी एडवाइजरी दे देगी लोगों को। अगर एयर क्वालिटी थोड़ी सी नहीं, वेरी पुअर है, काफ़ी पुअर है, और ये कैसे पता चलता है, जब एयर क्वालिटी 300 या 400 के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिकेट कर रहा होता है, तब यहाँ पे स्टेज 2 के मेजर्स लिए जाते हैं। इसमें क्या होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन को जो कि नॉन एसेंशियल है उसको रोक दिया जाएगा, कुछ गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर चले जाता है तब इसको माना जाता है कि एयर क्वालिटी सीवियर हो गई और ये स्टेज 3 में एंटर कर जाता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह को बैन कर दिया जाता है और बहुत सारी गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलती दिल्ली के अंदर। फिर आता है सीवियर प्लस। सीवियर प्लस में क्या होता है, सीवियर प्लस तब माना जाता है जब एयर क्वालिटी 450 से भी आगे हो। यहाँ पे तो जितने बड़े ट्रक्स हैं, पुरानी गाड़ियाँ हैं, वो दिल्ली में एंटर नहीं कर सकती। कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा रुक जाता है ऑलमोस्ट, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को भी रोका जाता है। ये होता है स्टेज 4 में आते आते। ठीक है, तो देख रहे हो आप कि जितनी एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग ना ये कुछ ना कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन ले रही है CAQM। तो इन 4 स्टेजेस को ही बोलते हैं GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, तो CAQM क्या करती है, CAQM देखती है कि GRAP के जो 4 स्टेजेस हैं उनमें से कौन सा स्टेज लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, आप जो स्टेज 4 है ना, जो सबसे ज़्यादा सीवियर होता है, उसको अभी चालू रखो। क्योंकि CAQM ने क्या करा था, उसने स्टेज 2 पर मतलब स्टेज 4 वाला मेजर्स लग रहे थे, फिर धीरे धीरे उसने स्टेज 2 में डाइवर्ट कर लिया। उसने बोला कि देखो, पूरे दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो कम हो रहा है, इसलिए जो स्टेज 4 है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। स्टेज 2 ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फिर उन्होंने बोला कि GRAP 2, 3 एंड 4 इन सबको दिल्ली में डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके आप लगाओ। तो दिल्ली में सपोज एक रीजन है, यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे एयर क्वालिटी थोड़ी सी ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा हायर स्टेज वाले GRAP मेजर्स लगाओ, यहाँ पे कम स्टेज वाले GRAP मेजर्स लगेंगे। तो ऐसे एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच करने की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन भी दिया है। और जो CAQM है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ मिलके इस पूरे सिस्टम को मैनेज करती है और इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो बस आज इतनी ही न्यूज़ थी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।
रेडी इन प्रिंसिपल टू एग्जीक्यूट सेंटर्स आयुष्मान भारत स्कीम, सेज अतिशी। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, मैं आपको इसका बहुत ही छोटा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या था कि कोई गरीब इंसान है, मतलब इंडिया में क्या प्रॉब्लम थी, इंडिया में प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, मान लेते हैं ये पॉवर्टी लाइन है, ये है पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन। अब प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी लाइन मान लेते हैं कि जो इंसान कुछ पर्टिकुलर रुपए कमा रहा है पर डे, अगर उससे कम कमाता है तो हम मानते हैं कि वो गरीबी की रेखा के नीचे है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के बहुत ही थोड़े से ऊपर है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के बस ठीक थोड़े से ही ऊपर हैं। अब वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर तो है, तो आप उनको पुअर तो बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक हालत है और जो पॉवर्टी लाइन है ना, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और होता क्या है कि जब कोई बड़ा एक मेडिकल खर्चा आ जाता है इनके घर में, तब ये लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं एक मेडिकल खर्चे के कारण। और ऐसा इंडिया में बहुत होता है। इस चीज़ को देखते हुए जो लोग पुअर हैं या फिर ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, वेल्दी नहीं है, उनके लिए स्कीम लाई गई आयुष्मान भारत स्कीम। एक्चुअली इससे भी पहले ऐसी स्कीम्स एग्जिस्ट करती थी, बट इसको फिर से लॉन्च करा गया। इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया, ये 2018 में लॉन्च होती है। इसमें ये बोला गया कि हर फैमिली के पास 5 लाख रुपए तक का एक अश्योरेंस है या फिर इंश्योरेंस है, जिसमें वो सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर ले सकती है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्या है इसमें, कोई इंसान बीमार है तो अगर वो एक छोटे से क्लिनिक में जाएगा, तो छोटे से क्लिनिक में उसकी जो फीस है ना, वो भी काफ़ी कम लगेगी, तो उसको गवर्नमेंट के असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। इस इंसान को गवर्नमेंट की असिस्टेंस की कब ज़रूरत है, जब इसकी कोई बड़ी सर्जरी हो, जब इसका एक बहुत ही बड़ा हेल्थ चेकअप होना हो, इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हो, वहाँ पे जाके इसके पैसे कम पड़ जाते हैं और वहाँ पे इसको गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जिन हॉस्पिटल्स में ये मदद करेंगे इस पर्टिकुलर अश्योरेंस से, वो सेकेंडरी या फिर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स ही होते हैं। सेकेंडरी टर्शरी मतलब जो कि हाई लेवल हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें सर्जरी होती है, ऑपरेशंस होते हैं, बहुत टाइम तक रखा जाता है। तो जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनको ही सेकेंडरी या फिर टर्शरी हॉस्पिटल्स बोलते हैं। तो उन हॉस्पिटल्स में भर्ती होने के लिए वहाँ पे पूरा जो कॉस्ट है उसको मैनेज करने के लिए 5 लाख रुपए एक फैमिली को दिए गए। मतलब अभी पैसे मिलते नहीं हैं ये, इनको क्या करना होता है, ये हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे अपना खर्चा हो जाएगा और फिर जितना खर्चा हुआ है और वो 5 लाख से कम है अगर वो खर्चा, तो वो पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, इतना होता है। अगर इनका खर्चा 2.5 लाख का है तो गवर्नमेंट इनको 2.5 लाख का खर्चा उठा देगी। तो ये जो पैसे हैं ये डायरेक्टली लोगों को नहीं मिल रहे, बट अगर वो हॉस्पिटल का बिल अगर सबमिट करेंगे तब उनका पैसा जो है वो चुक जाएगा। बेसिकली ऐसा ही होता है। सो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस या फिर अश्योरेंस स्कीम आप इसको मान सकते हो। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो इतना यहाँ पे होता है। फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि वो कौन लोग हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलता है। ऑब्वियसली जो थोड़े से वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं आते, अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर सर्व्ड, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इनके बारे में। अंडर प्रिविलेज, अंडर सर्व्ड। अंडर सर्व्ड मतलब ऐसे लोग जिनको आज तक गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो ढंग से नहीं मिली है या उनके इलाके में आसपास सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो उनको कहते हैं अंडर सर्व्ड लोग। तो ये लोग कौन है और इनका नाम कहाँ लिखा है। 2011 में एक सेंसस हुआ था जिसको बोला था SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसके अंदर जितने भी लोग आए उनको इसका बेनिफिट दिया जाता है और इसके अंदर सर्जरी कवर करी जाती है, डे केयर ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो नॉर्मल केयर, अगर आप हॉस्पिटल में, कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो डेफिनेटली उसका खर्चा भी यहाँ पे उठाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। अब ये न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि जो दिल्ली है वो बोल रहा है कि भाई हम इस स्कीम के अंदर आने के लिए रेडी हैं ऑलमोस्ट। अब आप खुद क्वेश्चन सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो स्कीम 2018 में लॉन्च हुई हो वो 2024 में आकर भी किसी ना किसी स्टेट में चल नहीं रही। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें हो क्या रहा है, उसमें 3 लिस्ट है जिसमें बताया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे पॉलिसीज या लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट्स किन किन चीज़ों पे पॉलिसी या लॉ बना सकती है। और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में
दोनों सेंटर और स्टेट पॉलिसी और लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो जो हेल्थ है ना, हेल्थ हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टेट लिस्ट में आता है। दैट मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी या लॉ बना भी दिया हेल्थ के लिए, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो उसको अप्लाई करे या नहीं। ऑब्वियसली ये हर केस में अप्लाई नहीं होता, बहुत सारे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलती है, बट क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट्स है, माना जाता है कि जो स्टेट है अगर उनके अंदर भी ऐसी कोई स्कीम चल रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जब ये स्कीम लॉन्च हुई सेंटर के द्वारा, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिनके अंदर ना सिमिलर सी स्कीम चल रही थी। जैसे ओडिशा में चल रही थी कालिया स्कीम, वो भी काफ़ी सिमिलर थी इसी से, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ऐसी स्कीम ऑलरेडी चल रही है, और क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, ना ही उनके ऊपर कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सेंटर की स्कीम को चलाना ही पड़ेगा अपने स्टेट के अंदर, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है जिसके अंदर सेंटर ने ये स्कीम बनाई है, राइट। तो इसलिए हुआ ये कि जो हेल्थ क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट्स है, इसलिए हुआ ये कि बहुत सारे स्टेट्स, स्पेशली जो 3 स्टेट्स थे, उड़ीसा कुछ टाइम से बाहर था, वेस्ट बंगाल भी अभी भी बाहर ही है, दिल्ली भी काफ़ी टाइम से बाहर ही है पीएमजे से। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारी स्टेट के अंदर ऐसी ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है, और क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, हमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि हम सेंटर की स्कीम को अपनाएं, ठीक है। तो वो जो स्टेट्स हैं जिन्होंने सेंटर की स्कीम को अपना लिया, उसमें जो फंडिंग है वो 60:40 रेशियो में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें सारे स्टेट्स आते हैं और वो यूनियन टेरिटरीज भी आती है जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, जैसे पौंडीचेरी या फिर दिल्ली यहाँ पे हो सकता है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जम्मू एंड कश्मीर ये भी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास लेजिस्लेचर है, लेकिन फिर भी जम्मू एंड कश्मीर को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ डाला गया है, जिसमें जो फंडिंग है इस स्कीम की वो 90:10 है। मतलब 10 रुपये स्टेट्स या फिर यूनियन 10 रुपये स्टेट्स देंगे और 90 रुपये सेंटर देगा। यहाँ पे 40 रुपये स्टेट देंगे, 60 रुपये सेंटर देगा। इतना आपको ध्यान रखना है। और इस पूरी स्कीम को सेंट्रल लेवल पे कौन मॉनिटर कर रहा है, वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब आपकी जो क्वेश्चंस भी बने होंगे कि यहाँ पे दिल्ली बाहर था ही क्यों पहले, और अब वापस आ रहा है तो उसकी चॉइस है या नहीं, ये पूरा कॉन्सेप्ट और ये पूरी अंडरस्टैंडिंग आई बिलीव आपको हो गई हो। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कश्मीरी सेंट्रल एशियन आर्टिसंस रिकनेक्ट अंडर वन रूफ इन श्रीनगर। देखो इसको पहले मैप से समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है, और फिर ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इंडिया में ये पूरा जो रीजन है, इंडिया से लेकर पूरा यहाँ से लेके ये जितना भी सारा रीजन है, ये पूरा रीजन, ये ना एक सिल्क रूट से कनेक्टेड था बहुत सालों पहले। सिल्क रूट बोला जाता था क्योंकि चाइना के अंदर, और भी ज़्यादा इस डायरेक्शन में, चाइना के अंदर एक सिटी है जहाँ से सिल्क जो है पूरे यूरोप में बेचा जाता था। तब चाइना से यूरोप जाना, और यूरोप का है यहाँ पर है, चाइना से यूरोप जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रीजन से गुजरना पड़ेगा। और इसी रीजन में और भी सड़कें थी और भी रास्ते थे। तो क्या हुआ कि ये जो पूरा रीजन है ना, ये ऐसे यूं पूरा कनेक्ट हो गया। तो इससे क्या है, इंडिया का जो नॉर्दर्न इंडिया है, स्पेशली जो कश्मीरी रीजन है, वो सेंट्रल एशिया, ये जो पूरा रीजन है इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। तो ये सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड था बहुत सालों से। और देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, जैसे, और ये सिटीज़ जो है ये भी आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन तो वैसे भी ज्योग्राफी को लेकर प्रीलिम्स में आ ही जाएगा, जहाँ पे वो आपसे पूछ लेंगे कि सेंट्रल एशिया की जो सिटीज़ है ना, उनको अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको सेंट्रल एशिया का ज्योग्राफी पता होना चाहिए। एक तो जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जैसे नूर सुल्तान, ये कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। देन बिश्केक जो कि किर्गिस्तान में है वो। देन समरकंद बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जो कि उज़्बेकिस्तान में है। बुखारा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है उज़्बेकिस्तान की। ताशकंद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है उज़्बेकिस्तान की। दुशानबे तजिकिस्तान की कैपिटल है। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है, और अशगाबाद में एक बहुत ही बड़ा अग्रीमेंट भी हुआ था, अशगाबाद अग्रीमेंट, जो आप कभी फ्यूचर में देखोगे इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। तो ये जितनी भी सिटीज़ है ना, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन 4 सिटीज़ को आप वेस्ट टू ईस्ट जमाओ, और आपको दे देंगे ऑप्शन अशगाबाद, बुखारा, दुशानबे और बिश्केक। तो अब अगर आपको मैप में ये इनकी लोकेशंस ध्यान है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। और नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए भी आपको प्रीलिम्स में बोला जा सकता है, तो उसके पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है। तो क्या था कि जो बहुत सारा यहाँ पे कल्चर भी ट्रांसफ़र होता है, और ये तो सेंट्रल एशिया हो गया, और यहाँ पे ये जो ईरान है
ये पहले पर्शिया हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज भी थी एंड पर्शियन एक तरह से रिलीजन भी बन के उभरा। एनीवे तो ये जो पूरा रीजन था ये सारा पूरा इंटरकनेक्टेड था काफ़ी। तो जो कल्चर है, आर्ट है, क्राफ्ट है, वो भी यहाँ पे ट्रैवल हुआ और काफ़ी सिमिलर हो गया। तो 15th सेंचुरी से लेके आज तक एक बैकग्राउंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में मेंशन्ड है, इस आर्टिकल में मेंशन्ड है, जिसमें लिखा है कि ज़ैनुल अबिदीन एक ऐसे सुल्तान थे कश्मीर के जिन्होंने वुड कार्विंग को चालू करा और बहुत ज़्यादा प्रमोट करा। ऐसे एक्चुअली वुड कार्विंग बहुत टाइम से कश्मीर में चल रही थी, बट उसको बहुत ज़्यादा पेट्रोनेज दिया इन्होंने। एंड उसके बाद जो आर्टिसंस हैं समरकंद, बुखारा और पर्शिया, देखो समरकंद और बुखारा दोनों का है उज़्बेकिस्तान में, ये अभी मैंने आपको मैप पर बताया, और पर्शिया हो गया ईरान। तो यहाँ से जो आर्टिसंस हैं वो इंडिया में आते थे कश्मीर में, और यहाँ पर आके वो वुड कार्विंग करते थे और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शॉल्स बनाते थे, या फिर जो कारपेट वर्क है वो भी करते थे। तो ये एक बहुत रिच हिस्ट्री है इस पार्ट ऑफ इंडिया की। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने रिसेंटली श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा भी दिया था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ये इसी साल मिला है इसको। और बाय द वे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया में 3 ऐसी और सिटीज़ हैं जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस दिया है। इसमें आता है जयपुर, मल्लापुरम जो कि तमिलनाडु में है, और मैसूर। तो ये जो तीनों सिटीज़ हैं प्लस श्रीनगर, इन 3 सिटी प्लस श्रीनगर, तो इंडिया में टोटल 4 ऐसी सिटीज़ हैं जिनके पास वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस है, जो इन्हें मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के थ्रू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली एक समिट हुई थी, एक एक्सचेंज चल रहा था जिसमें ईरान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनफैक्ट रशिया के भी कुछ लोग इंडिया में आते हैं और कश्मीरी क्राफ्ट पीपल ये आके मिलते हैं और फिर नए नए प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं और स्किल्स को भी एक्सचेंज करते हैं। रशिया कैसे? देखो कजाकिस्तान के काफ़ी पास रशिया का ना ये बहुत बड़ा रीजन है। जो साउथ ऑफ रशिया है, रशिया का जो सर्दर्न रीजन है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है सेंट्रल एशिया से, क्योंकि बहुत साल पहले 500-600 साल पहले रशियन एम्पायर इतना बड़ा नहीं था। तो ये एरिया अपने आप ही कोई एक रीजन था। इनफैक्ट ये पूरा पोर्शन एक टाइम पे मंगोलिया का भी पार्ट रहा था। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है कल्चरल कुछ हद तक, ये आप समझ सकते हो। इवन तो जो ट्राइब्स हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है और बहुत डाइवर्स भी है, बट कुछ हद तक कल्चरल सिमिलैरिटीज़ भी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल था जिसपे कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सेंसस 2025 एज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजन रजिस्ट्री। होता क्या है कि इंडिया में हर 10 साल सेंसस होता है। तो इस डेकेड में भी जो सेंसस है वो 2021 में हो जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसके बहुत सारे रीजंस थे। जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था कोविड-19, जिसके कारण जो पूरा सेंसस का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया, देरी से हो गया। अब हुआ क्या कि इसी प्रोसेस में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सेंसस कराने के लिए। ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो अभी 2025 में माना जा रहा है कि जो ओवरऑल सेंसस है वो पूरा होगा। अब सेंसस में क्या होता है? सेंसस को बोलते हैं जनगणना। तो लोगों के घर जाया जाता है, उनकी डिटेल पूछी जाती है। इसको करने का पर्पस क्या है कि गवर्नमेंट को पता चलता है कि हमारी कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं, कौन कौन रह रहा है, कौन किस बैकग्राउंड से है, कितने लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं, लोगों के जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है, मतलब हर फैमिली के ऑन एवरेज कितने बच्चे हैं वो काउंट करे जाते हैं, जो एवरेज एज है लोगों की वो कितनी है, विमेन की पॉपुलेशन कितनी है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है लोगों का। ठीक है, तो ये सारा डेटा कलेक्ट करा जाता है जिससे गवर्नमेंट को पता लगता है कि कंट्री की प्रोफाइल कैसी है, कंट्री की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी है, ये गवर्नमेंट को पता चलता है। और उसी के बेसिस पे जो गवर्नमेंट है वो फ्यूचर में स्कीम्स वगैरह लॉन्च करेगी। सपोज सेंसस करा और पता लगा कि इंडिया में कोई भी गरीब नहीं है, मैं बहुत ही हाइपोथेटिकल ये चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत ही इमेजिनरी। तो मान लेते कि इंडिया में कोई भी गरीब नहीं है, ये सेंसस करके पता चला, तो गवर्नमेंट फ्यूचर में कोई गरीबी मिटाने वाली स्कीम लॉन्च नहीं करेगी। लेकिन पता चला, मान लेते हैं कि 20% जो इंडियंस हैं वो पुअर हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, इन 20% लोगों के लिए स्कीम चलाएगी गरीबी मिटाने वाली। तो मतलब इस प्रोसेस का पर्पस ये है कि फ्यूचर में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के बेनिफिशियरी होंगे, जिनके लिए स्कीम्स बनाई जाएगी, वो कौन है
किस टाइप के लोग हैं वो यहाँ पे पता चल जाता है। एक और चीज़ होती है कि देखो, हर साल गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा आता है टैक्स कलेक्शन से, या बहुत सारे ऐसे नॉन टैक्स सोर्सेज भी होते हैं जिनसे गवर्नमेंट हर साल पैसा कमाती है। अब इतना पैसा कमाने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको डिफाइन करती है कि इस पूरे सम का कुछ पोर्शन डिफेंस में जाएगा, कुछ पोर्शन जो एल्डरली लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी केयर के लिए जाएगा, कुछ लोग एजुकेशन के लिए जाएगा। अब मान लेते हैं एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री के अंदर जो 18 साल से जो कम बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत ही कम है ना। तो जब उस सरकार के पास बजट बनाने का मौका आएगा तो वो जो स्कूल की एजुकेशन का जो बजट है ना वो बहुत कम रखेगी, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी कंट्री में बहुत ही कम है, तो बहुत ही कम लोग स्कूल भी जाते हैं, तो स्कूल का बजट भी कम कर देंगे वो। सो सेंसस इसलिए करा जाता है कि रिसोर्स को एलोकेट किस तरह करा जा सके, एंड कौन कौन बेनिफिशरीज हो सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के, इन सारी चीज़ों को लेकर ये पर्टिकुलर सेंसस करा जाता है। अब हो क्या रहा है, मैंने आपको बता दिया कि सेंसस जो है थोड़ा डिले हो चुका है और अब 2025 में शायद सेंसस ढंग से हो। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं या 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शायद सेंसस में हमें दिखेंगे अब। वो क्या क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक जो चीज़ होगी वो है नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ इंडियन सिटीजन, इसको एनआरसी भी बोला जा सकता है, एनआरआईसी भी बोला जा सकता है। अब आप ढंग से देखो, और मैं आपको ना पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उससे फिर चीज़ें हमें और क्लियर हो जाएगी। अब 2 नाम इस आर्टिकल में आपको दिखेंगे। एक यहाँ पे दिख रहा है एनपीआर, एक क्या दिख रहा है, एनपीआर। एनपीआर क्या है, एनपीआर मेनली नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब आप देखो एक कंट्री की पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करोगे। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज एक कंट्री है जिसके अंदर 100 लोग रहते हैं, 50 लोग इसी कंट्री के सिटीजन हैं, लेकिन बाकी 50 लोग मान लेते हैं फॉरेनर है। 50 लोग फॉरेनर है जो कि इस कंट्री में रह रहे हैं। फॉरेनर कौन है, जो कि इस कंट्री का सिटीजन नहीं है, मतलब उसके पास इस कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, बट वो मान लेते हैं यहाँ पे काम कर रहा है या फिर पढ़ाई करने के लिए आया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके पास सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन वो इस कंट्री में 1-2 साल से रह रहा है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में जाते हैं, 3-3 साल का कोर्स करते हैं, तो वो रहते तो इंडियन सिटीजन ही हैं, बट वो क्या है, वो यूएस में रह रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग इंडिया में रह रहे होंगे, इन 100 लोगों, चाहे 50 इंडियंस ही हो और बाकी 50 फॉरेनर्स हो, इन दोनों को मिलाओगे ना तभी इंडिया की पूरी पॉपुलेशन आएगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ सिटीजन्स को काउंट करोगे तो क्या ये सही होगा कहना कि इंडिया की पॉपुलेशन तो 50 है? नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन 100 है, जिसमें से 50 लोग इंडियंस हैं और बाकी 50 फॉरेनर्स हैं। इस एग्जाम्पल में आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। तो एनपीआर क्या करता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। एनपीआर क्या करेगा, इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, इंडिया के जितने भी रेजिडेंट हैं, उनको वो काउंट कर लेगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन रेजिडेंट है? देखो एक और एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है, आप खुद भी सोचो। कोई फॉरेनर है जो कि मान लेते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, कि जो पर्सन है ना जो कि पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करने आ रहा है, वो एक घर के बाहर आया और उसी दिन उस घर में एक फॉरेनर मेहमान बन के आया था, सिर्फ उसी दिन। ये जो गवर्नमेंट का एजेंट है जो कि इस घर के बाहर आया, जो एनपीआर का डेटा कलेक्ट करेगा, वो इनसे पूछेगा कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं अभी, तो ये बोलेंगे कि भाई हमारे घर में 4 लोग हैं और एक फॉरेनर भी है ना। तो क्या आप खुद बताओ कि ये एनपीआर वाला क्या इस घर की जितने भी लोग रहते हैं इसके कॉलम में 5 लिखेगा या 4? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मान लेते हैं ये जो एनपीआर वाला है, इसने देखा कि अच्छा इसमें तो 5 लोग हैं अभी, तो इसने 5 लिख दिया और ये दूसरे घर में चला गया। और ये जो फॉरेनर है ना, ये बस एक ही दिन के लिए आया था और अगले दिन वापस अपनी कंट्री में लौट गया। तो ये जो पॉपुलेशन का डेटा है गवर्नमेंट का, वो तो बिगड़ गया, क्योंकि ये जो फॉरेनर है ये तो एक दिन आया था, उसी दिन ये जो एनपीआर का गवर्नमेंट का एजेंट था, ये भी उसी दिन लोगों के घर में कितने लोग रहते हैं वही पूछने आया था। तो उस दिन तो 5 लोग थे, तो इसने अपने डॉक्यूमेंट में 5 लिख लिया, लेकिन वो तो फॉरेनर था जो कि एक दिन में आके चला भी गया। तो फिर ये प्रॉब्लम आ गई ना कि अब गवर्नमेंट के डेटा में तो दिखेगा कि यहाँ पे तो 5 लोग हैं, बट दोबारा जाके देखा जाएगा तो यहाँ पे तो 4 ही लोग रह रहे हैं। और ये बोलेंगे अच्छा वो कहाँ गया, वो बोलेंगे भाई वो तो एक ही दिन के लिए आया था, चला गया, और उसी दिन आपने उसको काउंट कर लिया।
तो ये कैसे डिटरमाइन होगा कि वो जो फॉरेनर है हम उसको काउंट करेंगे या नहीं? वो ऐसे डिटरमाइन होगा कि जो इंसान इंडिया में 180 डेज मिनिमम रहता है उसको माना जाता है रेजिडेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। जो 180 डेज इंडिया में रह रहा है उसको हम रेजिडेंट मान लेते हैं। सपोज बराक ओबामा इंडिया आए और उनको लगा कि भाई मैं तो इंडिया में ना अपना, मान लेते वो रिटायर हो गए ना पॉलिटिक्स से, तो मान लेते वो इंडिया आए और इंडिया में आके वो 1-2 साल बिता के जाएंगे। ठीक है, उनको इंडिया में पूरा इंडिया घूमना है और पूरा भारत दर्शन करने में डेफिनेटली 1-2 साल तो लगे जाएंगे। एनीवे, तो उनको इंडिया घूमना है तो वो इंडिया में ना 1-2 साल यहाँ पर ही हैं, तो क्या वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे? क्या आप बोलोगे कि वो इंडिया के सिटीजन है? नहीं, वो रहेंगे तो यूएस के ही सिटीजन, लेकिन वो इंडिया में रह रहे हैं तो उनको आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि यूएस के तो वो हो गए सिटीजन, लेकिन रेजिडेंट वो इंडिया के हैं। मतलब है तो वो अमेरिकन, लेकिन रहने वाले वो इंडिया के हैं। ये दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। और किस दिन आप बोलोगे कि वो यहाँ पे रहने वाले हैं? मान लेते हैं ओबामा एक दिन मुंबई में आए और अगले दिन ही चले गए, तो क्या आप उनको ये बोलोगे कि वो तो इंडिया में रहने वाले हैं? नहीं। तो कैसे, वो कौन सी टाइमलाइन है, या ओबामा को इंडिया में कितने दिन रहना पड़ेगा जब उनको यहाँ पे रेजिडेंट का दर्जा मिल जाए? वो है 180 दिन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो जो फॉरेनर है ना, ये जो एनपीआर का एजेंट है डेटा कलेक्ट करने वाला, ये उस फॉरेनर से पूछेगा कि आप कितने दिन से इंडिया के अंदर हो। ये बोलेगा भाई मैं तो कल ही आया हूं, तो जो एनपीआर का एजेंट है वो 5 नहीं लिखेगा, वो 4 ही लिखेगा, क्योंकि 4 लोग ओरिजिनली इस घर में रहते थे, फॉरेनर तो 5वां था। लेकिन अगर ये फॉरेनर बोलेगा कि भाई मैं तो यहाँ पे 181 डेज से रह रहा हूँ, तो एनपीआर का एजेंट यहाँ पे 5 लिख लेगा, 4 की जगह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया रेजिडेंट। अब मैंने आपको क्या बताया कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर कुछ तो सिटीजन होंगे जो उस कंट्री के सिटीजन ही हैं, और कुछ होंगे जो कि फॉरेनर्स हैं, जो कि बाहर से आए और यहाँ पे रह रहे हैं, वो जो यहाँ पे रेजिडेंट है। ठीक है, वो फॉरेनर जो कि रेजिडेंट है। अब कोई फॉरेनर इंडिया में आ गया जो कि 1 हफ्ते इंडिया में था और वापस चला गया, तो आप उसको रेजिडेंट नहीं बोलोगे। उस फॉरेनर को कम से कम 180 दिन रहना पड़ेगा, तभी जाके वो इस पॉपुलेशन के का पार्ट भी बनेगा। तो एनपीआर के अंदर क्या है? एनपीआर इज इक्वल्स टू सिटीजन प्लस वो रेजिडेंट्स जो कि 180 दिन से ज्यादा इंडिया में रह रहे हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप को सही में पूरी पॉपुलेशन काउंट नहीं करनी, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, तो कि भाई इंडिया में टोटल सिटीजन्स कितने हैं? भाई अगर आप पॉपुलेशन का डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा 140 करोड़ लोग इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन हो गई, जिसमें सिटीजन्स भी है और बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो कि इंडिया में आके रह रहे हैं, और वो कम से कम 180 दिन इंडिया में रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इन 140 करोड़ लोगों में से इन जो एक्चुअल इंडियंस हैं, जो एक्चुअल सिटीजन्स हैं, वो कितने हैं? अब वो कैसे काउंट होगा? सिंपल, यहाँ पे सिटीजन्स भी तो है ना, तो इन सिटीजन्स का अलग से लिस्ट बनाओगे अगर आप, और वो भी सिर्फ सिटीजन्स की, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, या फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। सिंपल। अब आपको एनपीआर और एनआरसी में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनआरसी एनपीआर का ही छोटा सा पार्ट है, क्योंकि एनपीआर में पूरी पॉपुलेशन आ जाती है। वो लोग जो कि सिटीजन्स हैं, वो लोग जो कि सिटीजन्स तो नहीं है लेकिन रेजिडेंट्स हैं, इनका टोटल सम होता है पॉपुलेशन, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इस सब का टोटल सम होता है। और इसमें से अगर आप सिर्फ सिटीजन्स की लिस्ट निकालो तो वो होती है एनआरसी। ठीक है, अब इतना आपको ध्यान रखना है। एनीवे, जो एनआरसी का कॉन्सेप्ट है 1951 में ही आ गया था, जब पहला सेंसस हुआ था। ठीक है, तभी ये कॉन्सेप्ट था कि क्यों ना हम सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स की अलग लिस्ट बनाएं। फिर बहुत टाइम चलते चलते 1999 में भी सुब्रमण्यम कमेटी ने भी कारगिल वॉर के दौरान इसको रेकमेंड करा था कि आप एक एनआरसी बनाओ। ये कमेटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे ये क्यों न्यूज़ में थी, और मेंस में भी ये ज़रूरी होगा। ठीक है, फिर 2003 में क्या होता है कि जो एक सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसमें ये लिखा था कि भाई सिटीजन कौन होगा। क्योंकि अब ये पूरी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, इसके बाद आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ गया कि भाई आपको कैसे पता कि ये, मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सिटीजन की डेफिनेशन क्या है, कोई सिटीजन है या नहीं, वो कैसे पता लगाएंगे? तो वो जो डेफिनेशन है ना, वो इस एक्ट के अंदर लिखे, 1955 के एक्ट के अंदर। अब वो अलग डिस्कशन होगा कि क्या क्या डेफिनेशन है, बट एक बार आप ये मान लो कि जो एक्ट की डेफिनेशन, जो सिटीजनशिप की डेफिनेशन है, वो इस एक्ट के अंदर लिखी है। फाइन।
तो 2003 के अंदर इस एक्ट को बदला था थोड़ा सा, इसमें एक चीज ऐड करी गई थी। इसमें सेक्शन 14A डाला गया था, जिसमें ये लिख दिया कि सिटीजन की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होनी चाहिए। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि आप कि गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि उसके सिटीजन्स कौन कौन से लोग हैं। सिर्फ ये डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट के पास लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन से उसके सिटीजन हैं। तो मतलब वो क्या हो गया, एक तरह से एनआरसी की ही बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट ये बैकग्राउंड है कि एनआरसी क्यों प्रपोज की जा रही है। अब एनआरसी का या एनपीआर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमें पूरी पॉपुलेशन की लिस्ट चाहिए, क्यों हमें सारे सिटीजन्स की लिस्ट चाहिए? वो इसलिए ताकि ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी बढ़े, जिससे जो रजिस्टर्ड जो सिटीजन्स है ओवरऑल, एटलीस्ट हमें ये पता चले कि इंडिया के सिटीजन्स कौन है। ये सारी चीज़ें ना ऑथर कह रहे हैं, उन्होंने अपना ओपिनियन रखा है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल एक डिबेट वाला टॉपिक है, बट ये ऑथर का खुद का ओपिनियन है। एनीवे, दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आइडेंटिटी फ्रॉड को रोकना। अब ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आपके पास सिटीजन्स की या पॉपुलेशन की लिस्ट नहीं है, तो एक इंसान अपना नाम बदल बदल के एक ही स्कीम का फ़ायदा उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर आपको पता है कि भाई मेरे कंट्री में इतने लोग ही हैं, तो ये बंदा अपना नाम बदलेगा तो या तो उसको एनआरसी में जितने लोग हैं उनका पता होना चाहिए। मतलब उसके लिए आइडेंटिटी बदल के या दूसरी आइडेंटिटी से या सेम ही आइडेंटिटी से बार बार स्कीम का बेनिफिट उठाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर थर्ड, जो टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स है उनको पहुंचाया जाए एलिजिबल सिटीजन्स के पास। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी कंट्री के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो एजुकेशन पे ज़्यादा फंड दे देंगे। किसी कंट्री में जो बच्चे हैं उनका नंबर बहुत कम है तो वो एजुकेशन का फंड कम देंगे। और ये भी पता चले कि भाई इंडिया में इस एरिया में एक पर्टिकुलर डिजीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा है। जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताता हूँ कि इंडिया का जो सर्दर्न पार्ट है, ये नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ना लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे हार्ट हार्ट डिजीज़ या फिर डायबिटीज़। ये साउथ इंडिया में उसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। और नॉर्थ इंडिया में जो ट्रॉपिकल डिजीज़ वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी ज़्यादा है, और मॉल न्यूट्रिशन भी थोड़ी ज़्यादा है। तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वो अपने बजट में ज़्यादा पैसा मॉल न्यूट्रिशन को ठीक करने वाली स्कीम्स चलाने में लगाएंगे, और साउथ इंडियन स्टेट्स अपने बजट में किस चीज़ को पैसा अलोकेट करेंगे, उन स्कीम्स को जो कि हार्ट डिजीज़ या फिर डायबिटीज़ इनको ज़्यादा ठीक करती है। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पता है कि आपके कंट्री में कौन लोग कहाँ रह रहे हैं, तो उनके बेसिस पे ही आप स्कीम्स ही बनाओगे। ठीक है। सो एनपीआर का भी ये रोल है कि ये पहला स्टेप है सिटीजन और नॉन सिटीजन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एनपीआर के अंदर सारे आ गए ना। एनपीआर के थ्रू क्या होगा, एनपीआर का छोटा एनपीआर का ही तो सब सेक्ट है एनआरसी। सो एनपीआर जो है उसके अंदर सारे सिटीजन्स भी है, प्लस जितने रेजिडेंट्स हैं जो कि 180 दिन से ज़्यादा रह रहे कंट्री में, ये सारे लोग आ जाते हैं। तो एनआरसी बनाने के लिए पहला स्टेप क्या है, एनपीआर बनाना। देन ये क्या करेगा, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करेगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डेमोग्राफिक डेटा हो गया लोगों की एज, उनकी सैलरी, उनका जेंडर, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक डेटा में आता है। तो वो लोगों के घर जाएंगे और कलेक्ट करेंगे, जैसे बेसिक जनगणना होती है। फिर वो बायोमेट्रिक डेटा भी अब लेंगे। बायोमेट्रिक डेटा में क्या होगा, थंब प्रिंट हो सकता है, ये जो आइरिस स्कैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब क्या है, इन डेटा को अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका आधार कार्ड है ना उसमें ये डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो वो क्या करेंगे, बस आपका डेमोग्राफिक डेटा ही लेंगे और आधार कार्ड से आपका बायोमेट्रिक डेटा भी ले लेंगे। ठीक है। फिर जो सेंसस अब होने वाला है, इसमें क्या है, सेंसस डेमोग्राफिक डेटा ही सेलेक्ट करेगा, और बायोमेट्रिक डेटा है वो कलेक्ट नहीं करा जाएगा क्योंकि आधार के अंदर ऑलरेडी है, और आधार को डेमोग्राफिक डेटा से लिंक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिक डेटा भी उनके पास आ जाएगा। फाइन। जो एनपीआर है, जब ये पूरा अपडेट हो जाएगा तो डेफिनेटली इसमें से जो सिटीजन वाला पार्ट है ना उसको अलग से एक लिस्ट में लिखा जाएगा, तो वही हो जाएगी हमारी एनआरसी या एनआरआईसी। सिंपल। अब एक और क्वेश्चन है कि आधार और एनआरसी में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस है, देखो, अगर कोई इंसान फॉरेनर है ना उसको भी आधार कार्ड मिल सकता है इंडिया में, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आधार कार्ड किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। कोई इंसान बोल दे कि मेरे पास आधार कार्ड है, तो प्रूफ नहीं है उसकी सिटीजनशिप का। तो क्या प्रूफ है? प्रूफ है कि भाई आप, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है ना इसकी डेफिनेशन के अंदर आने चाहिए। अगर सिटीजनशिप ऐप में जो डेफिनेशन लिखी है सिटीजन की, अगर आप उसके अंदर आते हो तब आप सिटीजन हो। आपके पास आधार कार्ड है या नहीं उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप
सिटीज़न हो। इनफैक्ट जो राशन कार्ड है अगर किसी के पास है, तो वो भी ज़रूरी नहीं है सिटीज़न हो, वो कोई फॉरेनर भी हो सकता है, नॉर्मल रेज़िडेंट भी हो सकता है। एनआरसी में ऐसा नहीं है, एनआरसी में सिर्फ़ वही लोग हैं जो कि सिटीज़नशिप के एक्ट के अंदर जो डेफ़िनेशन है, उस डेफ़िनेशन के अकॉर्डिंग वो सिटीज़न माने जाते हैं, ठीक है? आधार कार्ड तो एक बेसिकली यूनिक आइडेंटिटी नंबर है बेनिफिशियरी बहुत सारी स्कीम्स के बेनिफिशियरी होने के लिए। एनआरसी एक कॉम्प्रिहेंसिव सिटीज़न की रजिस्ट्री होगी, ठीक है? और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सिटीज़न्स के लिए होगा। इसका मतलब जो आधार है वो फॉरेनर्स के पास भी हो सकता है या उनके पास भी हो सकता है जो कि सिटीज़न्स ना हो। ऐसे स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में बन जाते हैं कि आधार कार्ड सिटीज़नशिप का प्रूफ़ है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत होगा। ऐसे स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में वो दे देते हैं। देन हुआ क्या था कि 2019 में एनआरसी एक बनाई गई थी असम के अंदर। अब एक और चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। देखो इंडिया में जितना भी काम गवर्नमेंट करती है उसमें काफ़ी सारे काम बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हो जाते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एरर आ सकता है। आपका आधार कार्ड अगर आपने देखा है, बहुत सारे आप लोग हो आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, डेफ़िनिटली कहीं न कहीं, किसी न किसी आधार कार्ड में कोई ना कोई एरर तो आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आधार कार्ड में इतना बड़ा एरर है, तो कोई इंसान जब अपनी सिटीज़नशिप को किसी से बोला पूछा गया कि आप सिटीज़न हो या नहीं, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो उस डॉक्यूमेंट दिखाने के टाइम ये जो पर्सन है वो उस डॉक्यूमेंट्स को फ़ीड करेगा। उस फ़ीडिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, कुछ एरर आ गया तो क्या होगा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। असम में भी यही हुआ था कि 2019 में इलीगल इमिग्रेंट्स को हाइलाइट करने के लिए वहाँ पे एनआरसी एक चला था सिर्फ़ और सिर्फ़ उस स्टेट के लिए। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे एक्सक्लूजन हो गए। इनफैक्ट इंडिया के एक पास्ट में प्रेसिडेंट रहे थे। इंडिया के प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं, उनकी एक दूर की फैमिली थी, उस फैमिली का नाम आया ही नहीं इस एनआरसी की लिस्ट में। मतलब इतना बड़ा एक्सक्लूजन हमें देखने को मिला। तो ये प्रैक्टिस इवन दो सही है, लेकिन जो ओवरऑल इनएक्यूरेसी हमें देखने को मिल सकती है वहाँ पे क्या होता है बहुत सारे लोगों का एक्सक्लूजन देखने को मिल सकता है और लोग शायद सिटीज़नशिप अपनी खो भी दे उस तरह से। तो मतलब इस प्रोसेस को बहुत ही ढंग से करना पड़ेगा, बहुत ही एफिशिएंटली करना पड़ेगा। जिस तरह असम में एनआरसी हुई है, वैसे नहीं करना, सारी चीज़ों को बहुत ही एफिशिएंटली करना पड़ेगा और आधार भी जिस तरीके से बनाया गया था, उससे भी बेटर एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ इस पूरे प्रोसेस को करना होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इन बुसान, इंडिया सेज इट विल नॉट बैक यूज़ ऑफ प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ये उसी न्यूज़ से कनेक्टेड है जो हम पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था कि बुसान के अंदर एक प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे बात चल रही है। इसमें क्या हो रहा है? देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत टाइम से डेफ़िनेटली हो ही रहा है, लेकिन कोई लीगली बाइंडिंग एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है जो कि लोगों को और कंट्रीज़ को ये शपथ दिलवाए कि हमें प्लास्टिक पोल्यूशन रोकना है। तो पहले प्लास्टिक पोल्यूशन को रोका जाएगा, उसके बाद फ्यूचर में प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है ना, उसी को रोका जाएगा। तो उस डायरेक्शन में कोई ना कोई ट्रीटी बने, इसलिए एक डिस्कशन चल रहा है। और इस डिस्कशन ये जो डिस्कशन है 2022 में चालू हुआ था। इसका एम था कि 2024 के अंत तक हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लेंगे जिससे हम प्लास्टिक पोल्यूशन के अगेंस्ट इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला सकेंगे। तो ये जो डिस्कशन हो रहा है पिछले 2 सालों से, वो 5 मीटिंग्स के थ्रू हुआ। तो अभी जो इसकी आखिरी 5th मीटिंग चल रही है बुसान में, साउथ कोरिया के अंदर। और इस मीटिंग की जो कमेटी है उसको बोला जाता है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब हुआ क्या, इसमें इंडिया ने एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है। शॉकिंग मतलब थोड़ा सा सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दिया है, जहाँ पे इंडिया ने बोला है कि हम प्लास्टिक पोल्यूशन जो है अ, उसके उसको कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए रेडी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने 2022 में ही जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है ना, उनको बैन कर दिया था। और ये बहुत ही अच्छी बात थी, काफ़ी अच्छा स्टेप था ये, ठीक है? और उस टाइम इंडिया ने बोला था कि प्लास्टिक हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन तो कर दिया है, लेकिन इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे आप बहुत जगह आपने शॉपिंग करी होगी, तो आपको ऐसे प्लास्टिक बैग्स दिखे होंगे, जिस पे लिखा होगा कि ये बायोडिग्रेडेबल है ना? ऐसे कुछ बैग्स भी आपको प्लास्टिक के दिखे होंगे, जिस पे लिखा है कि वो बायोडिग्रेडेबल है। तो इंडिया ने बोला था कि देखो 2022 में हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक खत्म कर दिया और उन्होंने उस टाइम एग्री भी कर लिया कि ये जो अल्टरनेटिव है ना नॉर्मल प्लास्टिक के, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वगैरह, इसको हम अलाउ कर देंगे।
ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे कुछ चीज़ हो गई जिसमें इंडिया ने ये बोला है कि इंडिया विल नॉट सपोर्ट यूज ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब इंडिया ने बोला कि जितने भी ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के या प्लास्टिक के, उसको इंडिया सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा यू टर्न है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो इंडिया 2022 में बोल रहा था। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग भी है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे एक और चीज़ बोली जा रही है कि शायद इंडिया ये चाहता है कि इंटरनेशनल कोई मूवमेंट या इंटरनेशनल कोई बॉडी इंडिया को ये नहीं बताए कि हमें प्लास्टिक को कैसे डील करना है। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया अभी भी ग्रोथ फेज में है और इस फेज में प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो अगर वर्ल्ड लेवल पे इंडिया ने एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी साइन कर ली कि भाई हम प्लास्टिक पोल्यूशन को रोक देंगे और प्रोडक्शन को भी रोक देंगे, तो जो हमारी ग्रोथ है ना, जिस फेज से या जिस तेजी से ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ थोड़ी सी शायद स्लो हो जाए और थोड़ी सी चीज़ें एक्सपेंसिव भी हो जाए। तो इसलिए एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़, इंडिया प्लास्टिक को बैन करेगा अपने खुद के जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर इंटरनेशनल ट्रीटी हमने साइन कर ली लीगली बाइंडिंग या ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया जहाँ पे ऑल्टरनेटिव यूज़ ही आ रहे हैं और प्लास्टिक सारा बैन हो चुका है, तो उसमें क्या होगा, जो इंडिया की खुद की नीड है, जो लोकल नीड्स हैं हमारी, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं हो रही। वो ग्लोबल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल नीड्स है इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग हम प्लास्टिक को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये भी लोग बोल रहे हैं कि शायद इसलिए भी इंडिया ने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि हम ऑल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक्स को शायद सपोर्ट ना करें, जबकि 2022 में इंडिया ने बोला था कि वो करेंगे सपोर्ट। ठीक है, तो इंडिया ने पुश बैक करा इसको और यहाँ पे बोला कि टू रिड्यूस द प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स एंड केमिकल्स, जो है ये आईएनसी का मोटो था कि हमें प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स को रोकना है, लेकिन इंडिया ने इसके अगेंस्ट एक पुश बैक दिया। फिर कुछ डेटा है जो काफ़ी ज़रूरी है कि 15 मिलियन टन का जो प्लास्टिक है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, उसमें से सिर्फ 20% ही कलेक्ट किया जाता है। ये 15 मिलियन टन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 20% जो टर्म है ना, ये आपको याद करना होगा। मेंस में आप ऐसे आंसर लिखते हो तो ऐसे नंबर्स लिखना काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि 20% ही जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का प्लास्टिक है वो कलेक्ट किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बस इतनी सी ही न्यूज़ थी। चलते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ। फर्टिलाइजर्स मस्ट गेट हाई क्वालिटी सीड्स, फार्मर्स मस्ट गेट हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला है। तो एक्चुअली अभी एक मीटिंग हुई थी 13th इंटरनेशनल सीड कांग्रेस। इसमें बहुत सारे जो गवर्नमेंट की एजेंसीज थी, प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि फार्मिंग से रिलेटेड हैं, वो मिले थे और डिस्कशन किए थे उन्होंने। और इसमें ये बोला गया था कि क्लाइमेट चेंज, क्रॉप डिजीजेस और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिनको बात करनी है। क्लाइमेट चेंज से क्या प्रॉब्लम है फार्मिंग को? देखो, क्लाइमेट चेंज के दो फिनोमेना आता है। एक तो एक्सट्रीम वेदर, मतलब जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे बाढ़ आ जाना, और जहाँ पे बारिश कम होती थी वहाँ पे कंप्लीटली सूखा पड़ जाना, ड्राउट हो जाना। दूसरी चीज, इर्रेटिक बिहेवियर। इर्रेटिक बिहेवियर इरेक्टिक बिहेवियर मतलब जहाँ पे बारिश आती थी वहां पर सूखा आ जाना, और जहाँ पे सूखा पड़ता था वहां पे बहुत तेज बारिश आ जाना। तो इरेटिक बिहेवियर और एक्सट्रीम क्लाइमेट, अब ऐसी चीजें होगी जो, तो फसल है, जो क्रॉप है, वो तो डेफिनेटली खराब हो ही जाएगी। दूसरी चीज, क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। धीरे धीरे एवरेज टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जो हाई टेम्परेचर्स पर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज करेंगे क्रॉप्स को, वो भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बाद। तो क्रॉप डिजीजेस भी बढ़ेंगी। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी हमें चाहिए, क्योंकि अभी जिस टाइप का एग्रीकल्चर है उसमें हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पानी यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण नेचर को डैमेज पहुंच रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये हाईलाइट किया गया कि जो फार्मर्स हैं उनके पास गुड सीड्स जाने चाहिए। ये गुड सीड्स क्या है? गुड सीड्स वो हैं जो क्लाइमेट रेजिलियंट है थोड़े से। क्लाइमेट रेजिलियंट मतलब क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फिर भी ये जो सीड है जो फार्मर को दिया गया है, इसको ऐसे बनाया गया है कि ये इस क्लाइमेट चेंज से इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, बट कुछ हद तक जो फार्मर है वो इसको यूज़ करके अपना काम निकाल पाएगा। तो ये होते हैं गुड सीड्स। गुड सीड्स वो भी होते हैं जिनकी यील्ड काफ़ी अच्छी होती है, मतलब उनको उगा दिया और उनमें से जितने किलो फाइनल हार्वेस्ट मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये सारे गुड सीड्स की क्वालिटी होती है। ठीक है। स्ट्रेस द नीड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट लो क्वालिटी सीड्स।
ये भी उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग फार्मर्स को लो क्वालिटी सीड्स और फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। प्राइवेट कंपनीज का जो स्टेटमेंट था यहाँ पे ये था कि वो कंपनीज 10% इन्वेस्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। ये काफ़ी बड़ा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्राइवेट कंपनीज 10% खुद की इनकम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाती है। किस पे? सीड्स पे। और स्पेशली उन्होंने बताया कि जो पिंक बॉलवर्म है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि कॉटन को अफेक्ट करती है। उस इस पिंक बॉलवर्म का जो अटैक है ये कॉटन पे ना हो पाए, तो एक ऐसा सीड बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक प्रोसेस से बनाया जाता है, जिससे वो जो पर्टिकुलर सीड है, उससे जो कॉटन का प्लांट होगा, उस पे अगर ये अटैक भी करेगा, तो वो कॉटन को खा नहीं पाएगा या खाते ही मर जाएगा, ऐसा कुछ होगा। एनीवे तो ओवरऑल 10% जो इनकम है बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की, प्राइवेट कंपनीज़ की, वो अपनी इनकम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल रही है। तो ये नंबर ना अच्छा भी है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो बोल रहे हैं कि उन्हें वन नेशन वन लाइसेंस पॉलिसी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी प्राइवेट कंपनीज़ को सीड्स या फिर फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हर स्टेट से लाइसेंस लेना पड़ता है, हर स्टेट से। लेकिन पूरा इंडिया का जो मार्केट है, और आज तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर मार्केट है, वो भी पूरे इंडिया में कनेक्टेड है। तो ये हर स्टेट से इनको लाइसेंस लेना पड़ रहा है। तो इससे बेटर है कि एक ही लाइसेंस ले, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, और फिर हर स्टेट में वो काम कर पाएँ बिना किसी प्रॉब्लम या फिर ऑब्स्टेकल से। ये प्राइवेट कंपनीज़ की डिमांड है। देन जो लाइसेंस का प्रोसीजर है उसको भी सिंप्लीफाई करा जाए। और हाँ, बस यही सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ ने बोली। ये आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ के लिए क्या-क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। तो ये एक पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा, तो बहुत ईज़िली आप उसको लिख पाओगे। तो यही था आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, एंड हैव अ गुड डे।